Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Geography for Class 10, Chapter 1st, Resources and Development, Part 1. There are many things and things which are available, we can accept it as a resource and we can classify the resources in these terms, and there are two types of resources, natural and human. And we can also classify human resources, structures and institutions, quantity and quality. And in next we can say natural resources. Natural resources we can classify it in two terms, renewable and non-renewable terms. Renewable terms means we can renew, इसे हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी कैन क्लासिफाइड इन कंटिन्यूअस और फ्लो लाइक विंड एंड वाटर. और सेकेंड जो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल को भी वी कैन क्लासिफाइड इन टू टर्म्स लाइक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. एंड इन नॉन रिन्यूएबल जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसे भी दो टर्म में क्लासिफाइड कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. इन रिसाइक्लेबल मीन्स वी कैन यूज बाय टेक्नोलॉजी एंड other developments, and we can do the things uh, we can do the things by renewable means renewable manners, and we can use like metals. And non-renewable, that is we can say fossil fuels, and we cannot use in second times, means they can be एग्जिटेबल, यानी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे. उसी तरह से हम फिजिकल इन्वायरमेंट को देख सकते हैं. फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस आर इंडिपेंडेंट. ये सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं. सो वी कैन से इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. ये सारे एक दूसरे पे अन्यान्वित कहा जाएगा, तो यानी सभी एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं. ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. इसी टर्म में हम इसे क्लासिफिकेशन करके एक एक चीज़ को समझ लें. तो इसके क्लासिफिकेशन के आधार पे हम इसे बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and in last we can say on the basis of status of developments. चार तरीकों से हम पूर्ण रूप से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्टली वी कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. इसका ओरिजिन कहाँ क्या है, किस तरह से ये उत्पन्न होता है. इसके आधार पे भी दो टर्म है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या आएगा, तो बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत ऑल द लिविंग थिंग्स वी कैन से दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव सच ए ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फन्ना, फिशरीज एट्सेट्रा. जितनी भी लिविंग थिंग्स है ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, किस रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं, तो बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं. एंड व्हाट इज द एबायोटिक रिसोर्सेज, तो नॉन लिविंग थिंग्स. इसको ठीक से समझ लिया जाए, नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक कहेंगे. मीन्स थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल के रूप में हम क्या समझ सकते हैं, जैसे रॉक्स, मेटल्स एट्सेट्रा. तो यह ओरिजिन के रूप में इस रिसोर्स को समझा जा सकता है. नेक्स्ट वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, यानी खर्च होने या समाप्त होने के दृष्टिकोण से. वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट, वी कैन क्लासिफाइड इन टू टर्म्स, रीन्यूएबल मीन्स रिन्यू कर दिया जाए, या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यू किसे किसे किया जा सकता है, किस तरह के होते हैं, तो दिस कैन बी रिन्यूड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. इसको हम रिन्यू करके दोबारा यूज कर सकते हैं. सोलर एनर्जी का जिस तरह से हम, या विंड एनर्जी का नाम इसके अंतर्गत ले सकते हैं. ओके,
नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल, यानी इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो जो जियोलॉजिकल टाइम मीन्स वी कैन से दिस ओके ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, बहुत लंबे समय से वह पड़ा रहता है, और एक लंबे अंतराल के बाद, जैसे मिनरल्स या फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स, इफ वी यूज fossils fuels minerals after using we are not able to use again because they would be ended, ये समाप्त हो जाते हैं और ये दोबारा यूज होने लायक नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी इसका मालिक कौन है, कौन इसके अंतर्गत मालिक के आधार पे या ओनरशिप के आधार पे भी हम रिसोर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर 4 टाइप्स। वन बाय वन वी कैन अंडरस्टैंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। व्हाट इज द इंडिविजुअल रिसोर्सेज मीन्स इट इज क्लासिफाइड एज ए प्राइवेट, व्यक्तिगत कोई ऑनर है, जैसे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि फार्मर जो होते हैं, दे डू द लेबर ऑन देयर ओन लैंड, और अपनी ज़मीन पे वो खेती करते हैं या अन्य चीज़ें करते हैं। बट एक चीज़ इसमें ये हम समझ सकते हैं कि जो मेनी फार्मर होते हैं वो उनको ज़मीन कहाँ से अलॉट होती है, तो मेनी फार्मर्स और लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। उस ज़मीन का रेवेन्यू करते हैं, उसके लिए एक सरकारी विभाग होता है। तो इस आधार पे कहा जाता है कि यह जो है इंडिविजुअल के अंतर्गत रखा जाता है कि फार्मर इसको, बहुत से फार्मर आप देख सकते हो, दे लिव इन द विलेज, सम फार्मर्स हैव देयर ओन लैंड, सम फार्मर्स आर लैंडलेस। और उसी तरह से हम अर्बन में चलें, शहर पीपल को देखें, तो अर्बन पीपल ऑफ प्लाट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। तो इस आधार पे हम इसे बांट सकते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या होते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी के अंतर्गत क्या आएगा, इसको भी समझ लिया जाए। तो जैसे कि एक समुदाय बना दिया जाता है, जैसे ग्रेजिंग लैंड, पार्क की बात होती है, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि दिस आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, विलेज कॉमन, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स और एग्जाम्पल ऑफ दिस। जैसे कब्रगाह है तो उसके लिए विशेष समुदाय उसकी देखभाल करता है, और पार्क के लिए एक अलग से कमेटी बना दी जाती है। तो ये रिसोर्स किसके अंतर्गत आएंगे, दे आर क्लासिफाइड एज ए कम्युनिटी। नेक्स्ट नेशनल रिसोर्सेज। व्हाट इज द नेशनल रिसोर्सेज, तो इसके अंतर्गत द कंट्री हैज ए लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के पास इतना एक लीगल अथॉरिटी होता है कि वो एक्वायर कर सकती है उस जमीन को, और एक्वायर करने के बाद वह उसे अपने पास रख सकती है या उसका मुआवजा दे सकती है। तो ये नेशनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। उसी जैसे नेशनल में ऑल द मिनरल्स, फॉरेस्ट, wildlife or land within the political boundaries and oceanic area up to 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट बिलोंग टू द नेशन। जो भी समुद्र से 22.2 यानी लगभग 22 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र उस देश के, जिस देश से सटे समुद्र है और वह देश का हिस्सा माना जाता है। तो it is all the things are belong to the national property. And what is the international resources? International resources का मतलब क्या हुआ, these oceanic resources beyond the 200 nautic miles of exclusive economic zone belong to the open ocean, and no individual country utilize this without concurrence of international institutions. 200
जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, किसी भी देश से सटा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक देश विशेष उस पर सारे अपने नियम बनाएगा। इसके लिए इंटरनेशनल कमेटियाँ बनाई गई हैं, और उस एक इंटरनेशनल संगठन, आप जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ, तो इस तरह की और भी संगठन है। तो वो आपस में जब कंट्री एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करते हैं, इस आधार पर उसका यूज कर सकते हैं। कोई अकेला देश उसका मालिक नहीं होता। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स बिलोंग टू द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विच टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन क्लासिफाइड एज ए दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर 4 रिसोर्सेज: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। One by one we can understand about the things. Potential resources. What is the potential resources? Potential means नाम से ही महसूस हो रहा है कि यह एक तरह से इसके पास इस क्षेत्र में पाया जाता है जिस देश के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में these type of resources are found but they have not utilized. These are called potential resources. उसका प्रयोग तो नहीं हो रहा है लेकिन उस क्षेत्र में पाया जा रहा है तो उसे पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे। नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज मीन्स क्या हुआ? तो इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ कल्चरल और अदर एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब एक बहुत ही उत्तम किस्म का इंस्टीट्यूशंस या टेक्नोलॉजी इस तरह के रिसोर्स को डेवलप्ड करता है, लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहा है, प्रयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके उस पर्टिकुलर देश के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो कर सकता है। तो इसे हम डेवलप्ड रिसोर्स के अंतर्गत इस रिसोर्स को रखेंगे। स्टॉक, स्टॉक मीन्स स्टॉक तो है उस पर्टिकुलर कंट्री के पास, बट फॉर दिस वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर कहा जाए कि हमारे देश के पास स्टॉक है, जैसे गुजरात, राजस्थान, इस तरह के स्टेट हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खनिज या और भी पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन हम उसको पहाड़ी इलाकों में उसे खुदाई करने में बहुत खर्चा आएगा या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लेकिन हम स्टॉक है तो ये स्टॉक रिसोर्स के अंतर्गत उसे हम कह सकते हैं। एंड व्हाट इज द रिजर्व्स रिसोर्सेज। तो रिजर्व रिसोर्सेज के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वाटर इन डैम, जैसे पानी है या वाटर इन रिवर पर्याप्त मात्रा में रिजर्व है, उसका जब हम यूज़ कर सकते हैं, उसे कैनाल बना के या खेतों की सिंचाई या इस तरह की जो भी रिजर्व रिसोर्सेज हमारे पास है जिसे हम समय समय पे यूज़ करते हैं, तो वी कैन क्लासिफाइड एज ए टर्म ऑफ रिजर्व रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स के अंतर्गत क्या है, क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम है? तो फर्स्टली वी कैन से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। गांधी जी ने जैसा कि कहा है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो बहुत है, उसका हम यूज़ करें तो ख़त्म नहीं होगा या पर्याप्त मात्रा में सबके लिए उपयोग होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत लालच के लिए करेगा तो रिसोर्स लालच के लिए नहीं है, अतः वह सबके लिए है। तो डिप्लीशन मीन्स होता है समाप्ति, रिसोर्स की समाप्ति एक तरफ। जैसे कि कई देश मिलकर अपना इस पे संगठन बनाए हैं, अब इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे कि अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 5 जून 1992 में रियो डी जेनेरिया जो ब्राज़ील के अंतर्गत आता है, उसकी कैपिटल है। तो वहाँ पे सभी देशों ने मिलकर इस एनवायरनमेंट पर चिंता व्यक्त की थी कि बहुत तेज़ी से डिप्लीशन हो रहा है, कटाई हो रही है, या ओजोन में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे यहाँ पे जो इस यहाँ का नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रही हैं, और इससे लोगों में स्किन डिजीजेस या अन्य चीज़ें हो रही हैं, या पर्यावरण की जो कटाइयाँ हो रही है उसको किस तरह से रोका जाए, इस चिंता व्यक्त करते हुए इसे समाप्त करने या इसे इसकी तरफ एक ठोस कदम उठाने पे पहल किया था। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अगर देखा जाए कि कुछ कम लोगों के हाथ में है
रिसोर्सेज का सब लोग पालन करें, किसी का नुकसान ना हो, सबका हित हो, इट इज़ वेरी गुड थिंग्स. बट few countries or few prominent hands put the resources in their hand and they are using the things. It is very bad situations. तो ये accumulation जो संचय हो रहा है, ये चीज़ प्रॉब्लम बन गया है इस रिसोर्सेज के लिए. नेक्स्ट वी कैन से इन डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का भी बहुत एक्सप्लोटेशन हो रहा है और वो भी विवेकहीन तरीके से हो रहा है, कुछ स्वार्थ भरा हो रहा है. तो यह चीज़ नहीं होना चाहिए. इसी के लिए मैंने अभी बताया कि अर्थ समिट जो हुआ था ब्राज़ील में, इस पे चिंता व्यक्त की गई है और इसके लिए ठोस कदम उठाया गया है. ये कब हुआ था? अर्थ समिट 5 जून 1992 को. यू शुड रिमेंबर द थिंग्स एज ए पॉइंट. इसको समझते चलें और इस पॉइंट को दिमाग में बैठाते चलें. नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये बहुत टर्म आता है एंड ऑल्सो यू शुड नो अबाउट द थिंग्स. व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इट मीन्स development should take place without the damaging the environment and developed should not compromise with the need of the future. यानी जो environment का यूज हो रहा है, पर्यावरण जो जिसे जो भी रिसोर्स है, इसका प्रयोग इस तरह से ना किया जाए कि प्रेजेंट में उसका बहुत ज़्यादा यूज कर दिया जाए एंड फ्यूचर की जो नीड है उसे इग्नोर किया जाए. तो अगर फ्यूचर के नीड को इग्नोर किया जाएगा तो श्योरली इट विल बी वेरी डेंजर फॉर द फ्यूचर जनरेशन. तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो डेवलपमेंट किया जा रहा है तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत कहेंगे. तो मीन्स डैमेजिंग का भी ध्यान दिया जाए कि डैमेज नहीं हो रहा है और कॉम्प्रोमाइज उसके साथ भी ना किया जाए कि फ्यूचर जनरेशन के साथ, कि फ्यूचर में उनके लिए. तो इसके अंतर्गत जैसे कि पौधे लगाना, पीपल के पेड़ या और भी कई तरह की चीज़ों को ध्यान देते हुए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी चैन से रह सके एज ए प्रेजेंट जनरेशन की तरह. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो ऑफ द पार्ट फर्स्ट एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग. तो रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पार्ट सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे. एंड I think you should listen this video very carefully and after that you read your book. I believe you will able to understand everything. And if you have any doubts in this chapter, you can ask the question. Surely I will satisfy you. Thank you.